गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान को आसान भाषा में सीखने और आसानी से सीखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स पिनाकल सहारण सर। मैं संदीप सहारण ने फिजिक्स लेक्चरर आपको आसान भाषा में भौतिक विज्ञान के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। मेरा ये उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा भौतिक विज्ञान से अछूता न रहे, वो अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे, उसको इसका लाभ मिले। तो आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले भी आपने वीडियो देखे हैं भौतिक विज्ञान के टॉपिक पर आधारित है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। हाँ, आप एक काम अवश्य करें, जब भाई आप किसी वीडियो को देखें तो उस टॉपिक को पूरा देखें। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा देखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ये अति आवश्यक है कि आप उस वीडियो को पूरे का पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। फिर आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और उसका लाभ तभी मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए। आज हमारा 4th चैप्टर है विद्युत धारिता। हम इसकी आज शुरुआत करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस्ड है, यानी स्थिर वैद्युतिकी का ही एक भाग है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनका वर्गीकरण करेंगे हम। किसके आधार पर? विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो उनको 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक उस भाग में रख सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का या आवेशों का प्रवाह होता है, और एक दूसरी तरफ हम उन पदार्थों को रख सकते हैं जिनमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता। और आवेश का प्रवाह कह लो या धारा का प्रवाह, एक ही बात है, क्योंकि जब आवेश का प्रवाह होगा तो धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, एक तो चालक और दूसरे कुचालक। चालक पदार्थ कौन से होंगे? हम 2 कैटेगरी बनाएंगे यहाँ पर पदार्थों की। ऐसे कर लिया, इस चालक की साइड में हम उन पदार्थों को रखते जाएंगे जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित करता है, और दूसरी तरफ उन पदार्थों को रख लेंगे जिनमें से आवेश गतिमान नहीं होता या आसानी से प्रवाहित नहीं होता। तो चालक का और कुचालक का मूलतः यही अंतर है कि हम 2 वर्गीकरण करेंगे, एक जिसमें आवेश का फ्लो हो, आवेश का प्रवाह हो, और जिनका नहीं हो, जिनके अंदर से आवेश का प्रवाह, उनको दूसरी साइड रखते चलो। तो हम इनके उदाहरण सहित भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला है चालक, इसको कंडक्टर भी बोलते हैं। कंडक्ट शब्द से बना है जो चालन कर ले। वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रवाहित होता है। आसानी से प्रवाहित होने का मतलब है कि जैसे ही उसको हम विभवांतर बनेगा, यानी किसी भी चालक के सिरों पर, ये आपका चालक है, अगर इसके सिरों पर एक तरफ +V हो, दूसरी तरफ -V। +V का मतलब है उच्च वोल्टता और -V का मतलब है निम्न वोल्टता। तो क्या होगा, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं या मुक्त आवेश लगा लो इसको, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, अलग अलग पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ये इसमें गतिमान होने लग जाएंगे विभवांतर के कारण। तो जब ये गतिमान होने लग जाएंगे तो इसको चालक कह देंगे। अगर ये गतिमान नहीं हो तो ये कुचालक हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, आसानी से ये प्रवाहित करते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या हो गया? सभी धातुएं। एक धातु को छोड़ दो, शीशा। शीशा जो लेड है इसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी धातुएं धारा या आवेश की चालन में सहायक होती हैं या आसानी से ये चालन करती हैं। पृथ्वी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ये भी चालक होती है, इसमें भी धारा का आसानी से प्रवाह होता है। मानव शरीर यानी अपना जो बॉडी है, ये भी धारा का चालन करती है। लवण, क्षार, अम्ल, इन सब के जलीय घोल हैं, वो भी चालक की
श्रेणी में रखे जाएंगे, क्योंकि जब इनका जलीय विलयन होंगे तो इनमें आयन बन जाएंगे, और आयन बनेंगे, आयन स्वयं एक आवेश वाहक का काम करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा चालक कौन है? सर्वोत्तम चालक चांदी है। सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी। कई बार पूछ भी लें कि सर्वाधिक चालक पदार्थ का उदाहरण या नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे चांदी, और बाकी चालक में सभी धातुएं हैं। ये एक मैंने अच्छी चीज़ डाली है यहाँ पर, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि आवेश वाहक क्या है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम गाड़ियाँ होती हैं, ये टेम्पो है या ट्रक है, हमारे पास ये ट्रक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसके ऊपर कभी देखा और लिखा होता गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर, गुड्स का मतलब होता सामान और कैरियर का मतलब ले जाने वाला, इसलिए इसके ऊपर गुड्स कैरियर लिख दिया, सामान को ले जाने वाला। धातुओं में क्या होगा, या जो हमारे चालक पदार्थों में आवेश को कोई तो लेके जाएगा ना, जो आवेश का गतिमान कराएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश को ले जाएगा, जो उसको लेके जाएगा उसको हम कहेंगे आवेश वाहक। वाहक का मतलब होता कैरियर, कैरियर का ही हिंदी वर्जन है कैरियर, और आवेश का मतलब है चार्ज, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर कौन होते हैं? धातु होती हैं, इनके अंदर चार्ज कैरियर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातुओं में आवेश वाहक कौन होते हैं, या आवेश वाहक का नाम लिखो, तो कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? इनको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, यानी वे लवण, सार या अम्ल है जिनका जलीय विलयन आसानी से धारा चालन में सहयोग करे। जब जलीय विलयन होगा तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे? आयन टूटेंगे। आयन टूटेंगे तो जैसे CuSO4 है, तो इसमें क्या होगा? Cu पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, और SO4 डबल नेगेटिव। ये क्या है? आयन। ये ऋणात्मक आयन है, ये धनात्मक आयन है। ये आयन गतिशील होंगे उस समय, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी, तो इनमें दोनों होते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों के दोनों आवेश वाहक का काम करेंगे, यानी आवेश के गतिमान में सहायक होंगे, इसलिए ये चालन करते हैं। दूसरी हम कैटेगरी लेते हैं अचालक, इंसुलेटर, विद्युत रोधी भी कहते हैं इनको, इन्हें प्रावैद्युत भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी इनको बोलते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएंगे? विद्युत रोधी या अचालक या प्रावैद्युत। इन्हें प्रावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। अब देखो, उन ऊपर वाले हमने चालक पढ़े, चालकों में धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह होने का मूल कारण क्या था? मूल कारण था उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन होते हैं जो उनको गतिशील कराते हैं। अब इनके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, इसलिए ये प्रवाह नहीं करवाते। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो यानी आवेश वाहक नहीं होंगे, तो ये चालन कैसे कर सकते हैं? और चालन नहीं कर सकते तो ये कुचालक कहलाएंगे। इनके उदाहरण है रबड़ है, प्लास्टिक है, मोम है इत्यादि। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और देख लीजिए, सामान्य रूप से प्रावैद्युत पदार्थ चालन नहीं करते, यानी प्रावैद्युत पदार्थ सामान्य रूप से कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित आवेश के कारण चालन प्रदर्शित करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये भी। इससे एक नई चीज़ हमारे सामने आने लग जाएगी फिर, जिसको बोलते हैं ध्रुवण। क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने एक ये पदार्थ ले लिया, ये डाइलेक्ट्रिक है, यानी इसका मतलब प्लस और माइनस इसके ऊपर समान मात्रा में है, और इसके ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या होगा? ये सामान्य रूप से जब इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये आवेश का प्रवाह कर नहीं सकता, इसलिए ये कुचालक हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा दें, यहाँ प्लस का बहुत ज़्यादा मान हो और यहाँ माइनस का बहुत, यानी प्लस का होने का मतलब उच्च विभव है, यहाँ निम्न विभव, तो क्या होगा? प्लस का आवेश इसके अंदर जो प्लस के हैं उनको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो प्लस वालों को एक साइड धकेल देगा, माइनस वालों को एक साइड धकेल देगा, जिससे क्या हो जाएगा? इनमें विस्थापन होगा और ये चालन प्रदर्शित करेंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने ऊपर एक शब्द लिखा मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन, ये होते क्या हैं। बहुत अच्छी चीज़ समझने की है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन व बद्ध इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए, आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। ये कोई भी परमाणु है, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, हमें इस बात का पता। उदासीन होने का मतलब क्या है कि इसमें धनावेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में उपस्थित हैं। और धनावेश इसके नाभिक में होता है, सेंटर में, जो प्रोटॉन के कारण होता है, और ऋण आवेश इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और हम अच्छे से जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इसके बाह्य कक्षा में उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। तो हमें इस बात का पता लग गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो घूमते हैं, बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये धन आवेशित नाभिक के कारण बंधे होते हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉनों का धन आवेशित नाभिक के साथ आकर्षण बल होता है, जिससे ये उसको छोड़ के नहीं जाते। अब बात चलती है ये कि कुछ ऐसे होंगे, ये नाभिक है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसके नज़दीक होंगे, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो और भी ज़्यादा दूर होंगे, कुछ ऐसे होंगे और भी ज़्यादा दूर होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, ये रहे, ये नज़दीक हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होंगे, इनके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। और जो दूर होंगे उनके ऊपर बल कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता कूलाम बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, ये हम पढ़ के आए। अगर दूरी कम होगी तो बल अधिक होगा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक हैं, उनके ऊपर परबल बल लगेगा, यानी ज़्यादा बल लगेगा। और ज़्यादा बल लगेगा तो उन पर नियंत्रण भी ज़्यादा होगा, और उन पर नियंत्रण ज़्यादा होगा तो वो आसानी से गतिशील नहीं हो सकते, वो बंधे रहेंगे मजबूती से। इसलिए उनको क्या कहेंगे हम, बद्ध इलेक्ट्रॉन, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे तो दूरी बढ़ती चली जाएगी, दूरी बढ़ती चली जाएगी तो बल क्या हो जाएगा, जब दूरी बढ़ती है, ये आर की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ का मान कम हो जाएगा, बल कम होता चला जाएगा। बल कम हो जाएगा तो उनके ऊपर नाभिक का नियंत्रण भी कम हो जाएगा, यानी नाभिक के द्वारा आरोपित किया गया बल का मान भी कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो आसानी से मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से विस्थापित हो सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे। हाँ, ये बात ध्यान रखना, वे धातु की या पदार्थ की सतह को नहीं छोड़ेंगे। कहीं ऐसा सोचो कि वो इतने फ्री होगी कि वो बाहर निकल जाए, नहीं, बंधे हुए तो वो नाभिक से हैं, लेकिन वो क्या है, दुर्बलता के साथ बंधे हुए हैं। उनको हम क्या कह देंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैंने लिख भी दिया एक इम्पोर्टेंट में कि कुचालक पदार्थों में बाह्य इलेक्ट्रॉन भी प्रबलता से बंधे होते हैं, इसलिए कुचालकों में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये बात आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है। बद्ध इलेक्ट्रॉन वो आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक से मजबूती के साथ बंधे हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन वो दूर के इलेक्ट्रॉन हैं जो कम मजबूती से बंधे होते हैं। इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि बाह्य जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो कहीं भी जा सकते, नहीं, वो बंधे रहेंगे नाभिक से, विचरण कर सकते हैं वो, लेकिन नाभिक को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई ना कोई बल काम करता है। उसके बाद आता प्रावैद्युत पदार्थ। हमने कहा था कि सामान्य रूप से प्रावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, प्रावैद्युत पदार्थ सामान्य रूप से कुचालक होते हैं। तो ये भी दो प्रकार के हैं, एक अध्रुवी प्रावैद्युत और एक ध्रुवी प्रावैद्युत। ये हैं क्या, एक एक को पढ़ लेते हैं। देखिए, ध्रुवी और अध्रुवी शब्द बना, देखो पहले शब्द पे जाएंगे, ध्रुव। ध्रुव का मत इंग्लिश वर्जन होता पोल, और इसके आगे अगर मैं दवी लगा दूं तो दवी ध्रुव डाई पोल हो जाएगा। और डाईपोल क्या होता था, याद हो तो, डाईपोल होता था जिसमें प्लस और माइनस के समान परिमाण के आवेश थे, प्लस की और माइनस की, और जिनके बीच में कोई निश्चित दूरी थी। इसको हमने क्या कह दिया, द्विध्रुव। इसमें क्या बना, ध्रुव बनाना है, तभी ये द्विध्रुव है। यदि धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र अल्प दूरी से दूर हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमने देख लिया धन आवेश का केंद्र, धन आवेश का केंद्र इस बिंदु पे है, और इसमें ऋण आवेश भी फैला हुआ, उसका केंद्र भी यही हो जाए। अगर धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र संपाती हों, एक ही बिंदु पर हों, उनके केंद्रों के मध्य दूरी 0 हो,
उनको हम अध्रुवी कहेंगे, यानी नॉन पोलर। अध्रुवी का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर। इसका मतलब किसी प्रकार का पोल इनके अंदर नहीं बना, और किसी प्रकार का जब पोल नहीं बना तो वो अध्रुवी कहलाएंगे। पोल कब बनेगा? जब धनावेश का और ऋणावेश के केंद्र अलग होंगे। एक बिंदु यहाँ हो, एक बिंदु यहाँ हो, तभी तो इनके बीच पोल बन सकता है। अगर दोनों बिंदु एक ही जगह पे हो तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब किसी प्रकार का इनमें पोल नहीं बना। तो आप कंसेप्ट ये समझ लें, अध्रुवी, अ जब लगता है तो विपरीत बन जाती है स्थिति, यानी जो ध्रुवी नहीं है, यानी जिनमें ध्रुव नहीं बनते, यानी नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब हो गया वे प्रावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणु या अणुओं में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का गुरुत्व केंद्र संपाती हो, यानी इन दोनों के गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पर उपस्थित हों। इन दोनों धनावेश और ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र अलग अलग न हों, उनको हम क्या कहेंगे? अध्रुवी। उदाहरण लिख सकते हो आप, पानी, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन CO2, ट्रांसफार्मर का तेल इत्यादि, ये इसके उदाहरण। ध्रुवी कौन हो जाएंगे? वे पदार्थ जिनके परमाणु या अणुओं में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का गुरुत्व केंद्र संपाती न हो। इसका मतलब संपाती न होने का मतलब क्या हो गया? कि धन आवेश का केंद्र अलग होना चाहिए और ऋण आवेश का केंद्र अलग होना चाहिए, दोनों के केंद्र अलग अलग होंगे। और जब दोनों के केंद्र अलग हो, एक का केंद्र यहाँ, एक का केंद्र यहाँ, तो इनके बीच पोल बन जाएगा। पोल बन जाएगा तो हम इनको क्या कहेंगे? ध्रुवीय पदार्थ। इनके उदाहरण लिखने हो तो पानी है H2O, HCl है, NH3 है इत्यादि। अब हम बात करते हैं अब जो ध्रुवीय हैं उनका तो स्वाभाविक सी है कि धनावेश एक साइड में, ऋणावेश एक साइड में है। लेकिन जब अध्रुवी पदार्थ हों, जब उनके धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर हैं, यानी उनके गुरुत्व के अंदर अलग अलग नहीं है, तो वो चालन कैसे करें, या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वो कैसे काम करेंगे? देखिए, बड़ा अच्छे से लिखवाया हूँ मैंने नोट्स टाइप में। हेडिंग है विद्युत क्षेत्र में अध्रुवी परमाणु का ध्रुवण कैसे होगा। इनकी पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवण को बोलते हैं पोलराइजेशन। अध्रुवी परमाणु में धन और ऋण आवेश का उनके केंद्र के प्रति वितरण सम्मित होता है। आप समझ गए होंगे ये बात। सम्मित का मतलब होता है समान रूप से। तो क्या होता है कि ऐसे है ये धन आवेश है, तो ऋण आवेश का वितरण इस प्रकार होगा कि इस ऋण आवेश का गुरुत्व केंद्र भी धन आवेश के गुरुत्व केंद्र के ऊपर रहे। ये इसमें व्यवस्था होती है, जिससे इनके आवेशों के केंद्रों के मध्य दूरी क्या हो जाएगी? 0। दूरी 0 होगी तो द्विध्रुव नहीं बनेगा, और द्विध्रुव नहीं बनेगा तो द्विध्रुवाघूर्ण भी क्या हो जाएगा? द्विध्रुवाघूर्ण क्या होता है? अगर आप नोट करके देखें, द्विध्रुवाघूर्ण P बराबर क्या होता था? Q इंटू 2A। और जब दूरी 0 है तो P का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब P का मान भी 0 हो जाएगा तो द्विध्रुवाघूर्ण बना ही नहीं। परंतु जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो नाभिक पर क्षेत्र की दिशा में, अब देखो इस चीज को समझ के देखो, ये हमने एक अध्रुवीय पदार्थ लिया, ये ऋणावेश है, यहां हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया प्लस, ये माइनस। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती है, तो जब विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये प्लस क्या करेगा? इस प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा तो इसको इस दिशा में विस्थापित करेगा, और ये दिशा किसकी है? विद्युत क्षेत्र की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा, तो ये नाभिक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होगा, जबकि इसके अंदर जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होंगे? विपरीत दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होंगे। और इससे क्या हो जाएगा? इनमें एक खिंचाव उत्पन्न होगा। जब ये मूल संरचना में तो दोनों एक ही जगह पे थे, अब जब प्लस का तो इस साइड विस्थापित हो गया, माइनस का इस साइड, तो माइनस इधर आ गया, प्लस इस, तो इनके बीच में खिंचाव उत्पन्न हुआ। इस खिंचाव को हम प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ये 11वीं क्लास में देखा होगा आपने, प्रत्यास्था वाले चैप्टर में था, तो हमने वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कैसे देखते थे कि जैसे हम रबड़ को खींचते हैं, जब हम रबड़ को खींचते हैं, जब उससे बाह्य बल हटा दें तो रबड़ अपनी वास्तविक स्थिति पे पुनः आ जाएगा, पुनः अपनी स्थिति ले लेगा। ये जो पुनः अपनी स्थिति लेता है, जो बल इसको वापस लेके आता है, उसको हम प्रत्यानयन बल बोलते हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि इनमें एक प्रत्यानयन बल आएगा, वो क्या करेगा? इनको वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पे ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन बाह्य क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो प्रत्यानयन बल के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे? संतुलन की स्थिति बन जाएगी, और संतुलन की स्थिति आते ही
हमारा परमाणु क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। ध्रुवित होने का मतलब क्या हो गया, प्लस एक साइड हो गया और माइनस एक साइड। मैंने चित्र से भी समझाने की कोशिश की हुई है कि इसमें धन और ऋणावेश का केंद्र एक ही है। इसमें विद्युत क्षेत्र ये लगा तो धनावेश इस दिशा में और ऋणावेश इस दिशा में विस्थापित हो जाएगा, जिसके कारण इनके बीच में ध्रुव बन जाएगा। उसके बाद है ध्रुवण। ये ध्रुवण होता क्या है, अगर ऊपर से देख लिया जाए ध्रुवण वास्तव में क्या था, इन आवेशों के विस्थाओं के जब हमने बाह्य क्षेत्र लगाया, इनके ऊपर बाह्य क्षेत्र लगाया तो इनके धन और ऋण आवेश अलग अलग हुए, इनके बीच में खिंचाव उत्पन्न हुआ। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। यानी प्रावैद्युत पदार्थ में आवेशों के विस्थापन के कारण उनमें खिंचाव होने की घटना को ध्रुवण कहते हैं। या तो ये परिभाषा कह दो या दूसरी परिभाषा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव घूर्ण उत्पन्न होना प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। यानी हमने क्या किया, जब ये प्रारंभिक स्थिति थी, जब क्षेत्र नहीं लगाया तो उस समय ध्रुवण कितना था, 0। और अब जब जैसे ही हमने बाह्य क्षेत्र लगाया तो ध्रुवण 0 नहीं है, यानी कोई ना कोई ध्रुवण का मान बना है। तो बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में किसी प्रावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव घूर्ण उत्पन्न होना या उत्पन्न करना क्या कहलाता है, हमारा उस पदार्थ का यानी प्रावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा समझने का टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, और आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और फिर इसको एक बार और पढ़ के देखें और इस कंसेप्ट को समझ के देखें। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें और अपने परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।